दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम करियर में। दोस्तों आज हम लोग यूपी पैट में हिंदी व्याकरण से समास टॉपिक को इस वीडियो में पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि पैट के पेपर में हिंदी व्याकरण से समास टॉपिक से एक या दो प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है अव्ययीभाव समास और छठवां है बहुब्रीहि समास। तो ये सारे हो गए समास के भेद। समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आगे देखते हैं। पहला समास है द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। क्या बताया? परिभाषा में बताया गया है कि जो दो पदों से मिलकर शब्द बनता है और दोनों ही पद प्रधान होते हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों पद प्रधान होंगे और दोनों का स्वतंत्र अर्थ होगा और इनके मध्य जो संयोजक चिन्ह है वो लोप होता है। एग्जाम्पल्स हैं माता पिता। इसमें क्या है? माता पहला शब्द हुआ और दूसरा शब्द है पिता। दोनों शब्दों का स्वतंत्र अर्थ है अलग अलग और इनके बीच में जो योजक शब्द है इसका लोप है। यहाँ पे शब्द नहीं दिया है माता और पिता के बीच में। इसका अर्थ क्या होगा? माता और पिता। इसमें कौन सा शब्द है? और शब्द का लोप है। दूसरा एग्जाम्पल है राम कृष्ण। राम कृष्ण में क्या है? राम ये पहला पद है और दूसरा पद है कृष्ण। दोनों ही पद स्वतंत्र हैं और दोनों का ही अलग अलग अर्थ है, लेकिन बीच में यहाँ पर जो योजक शब्द है वो यहाँ पर लोप है, वो नहीं दिया गया है। इसका अर्थ अगर निकालेंगे तो होगा राम और कृष्ण। अगला एग्जाम्पल है भाई बहन। इसमें भी अलग अलग दोनों शब्द हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन बीच में जो योजक शब्द है और उसका लोप है। इसका अर्थ होगा भाई और बहन। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स दिए हैं। पाप पुण्य। पाप में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, लेकिन बीच में यहाँ भी जो योजक शब्द है उसका लोप है, पाप और पुण्य। सुख दुख। इसमें भी हो जाएगा सुख और दुख। पहला शब्द हो गया सुख, दूसरा दुख, दोनों का अलग अलग अर्थ है। आगे देखते हैं। दूसरा समास है हमारा द्विगु समास। इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। मतलब कि दो शब्द होंगे, पहला और दूसरा। इसमें जो पहला पद है वो संख्यावाचक होगा। एग्जाम्पल है नवरत्न। नवरत्न क्या है? 9 रत्नों का समूह है। इसमें जो 9 दिया है, 9 का मतलब 9, तो ये पहला पद हो गया क्या? संख्यावाचक, और दूसरा है रत्न, 9 रत्नों का समूह, तो ये हो गया द्विगु समास। अब दूसरा है एग्जाम्पल सप्तद्वीप। इसमें पहला पद कौन सा है? सप्त। सप्त क्या है? एक संख्यावाचक शब्द, और आगे है द्वीप, यानी कि 7 द्वीपों का समूह। आगे है त्रिभुवन। इसमें क्या है? त्रि एक संख्यावाचक पद हो गया और भुवन 3 भवनों का समूह। अगला है सतमंजिल। सतमंजिल में क्या है? ये सत का मतलब हो गया 7 मंजिलों का समूह। ये सत यहाँ पर हो गया संख्यावाचक पद और ये हो गया दूसरा पद। आगे देखते हैं। अगला समास है तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा है जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग का मतलब क्या है? कारक चिन्ह का लोप होता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसके कुल 6 भेद होते हैं। पहला भेद देखते हैं कौन सा है। पहला है कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या होता है? को कारक चिन्ह का लोप होता है। जो को होता है कारक चिन्ह, उसका लोप होता है। उदाहरण है मतदाता। इसमें देखेंगे मत और दाता से मिलके बना है मतदाता, तो इसमें जो प्रधान पद है वो कौन सा है? ये सेकंड वाला है, दाता। मत को देने वाला, ये को है कारक चिन्ह, इसका यहाँ पर लोप था, को नहीं दिया था। मत को देने वाला,
दूसरा उदाहरण है ग्रह कट। ग्रह कट क्या है? ग्रह को काटने वाला, काटने वाला, ये कट से आया है काटने वाला, तो ये है प्रधान पद कट, ग्रह को काटने वाला। दूसरा है, जो दूसरा तत्पुरुष है वो है करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप होता है। करण कारक चिन्ह क्या होता है? से का यहाँ पर लोप मिलेगा, जो भी उदाहरण दिए हैं। जन्मजात, जन्मजात क्या है? जन्म से उत्पन्न, ये से कारक चिन्ह है, इसका यहाँ पर लोप है। और ये सेकंड जात यानी कि उत्पन्न, ये प्रधान पद है। दूसरा मोह मांगा, मोह से मांगा, यहाँ भी से कारक चिन्ह का लोप है। गुणहीन, गुणों से हीन, यहाँ भी से का कारक चिन्ह का लोप है। और जो सेकंड पद है हीन, ये है प्रधान पद। अगला देखेंगे तत्पुरुष कौन सा है। अगला तत्पुरुष है संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे यहाँ क्या दिया है? संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होना चाहिए। संप्रदान कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए, के लिए, ये होता है संप्रदान कारक चिन्ह। उदाहरण है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, के लिए यहाँ है कि कारक चिन्ह संप्रदान, इसका यहाँ पर लोप है हथकड़ी में। और जो कड़ी है ये सेकंड पद, ये प्रधान है। दूसरा उदाहरण है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, इसमें क्या है? इसमें भी के लिए बीच में आया है, जो कि संप्रदान कारक चिन्ह है, इसका लोप है। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि का मतलब युद्ध के लिए भूमि, इसमें क्या है बीच में? के लिए एक संप्रदान कारक चिन्ह है। तो ये कौन सा समास हुआ? संप्रदान तत्पुरुष। अगला समास देखते हैं। अगला है अपादान तत्पुरुष, जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो। अपादान कारक चिन्ह क्या होता है? इसमें भी से होता है, से। धनहीन, धन से हीन, से आए यहाँ पर बीच में, मतलब कि अपादान कारक है। भयभीत, भय से भीत, भीत का मतलब डरा हुआ, से है, से का मतलब अपादान कारक चिन्ह, तो अपादान तत्पुरुष हुआ। अगला है जन्मांध, जन्म से अंधा, इसमें भी हो गया अपादान तत्पुरुष। अगला देखते हैं संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे प्रेम सागर, प्रेम सागर क्या है? प्रेम का सागर। संबंध कारक चिन्ह क्या क्या होते हैं? का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, ये सारे के सारे संबंध कारक चिन्ह होते हैं। तो उदाहरण क्या दिया है? प्रेम सागर, प्रेम का सागर, यहाँ पर का आया शब्द, का मतलब क्या हुआ? संबंध कारक, संबंध कारक का यूज हुआ है तो संबंध तत्पुरुष हो गया। दिनचर्या, दिनचर्या का अर्थ क्या है? दिन की चर्या, इसमें भी की आया, की है एक संबंध कारक, तो हो गया संबंध तत्पुरुष। भारत रत्न, इसका अर्थ है भारत का रत्न, का मतलब क्या हुआ? संबंध कारक, तो ये भी हो गया एक संबंध तत्पुरुष। अगला देखते हैं। अगला है अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण। अब हम देखेंगे कि अधिकरण कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। अधिकरण, अधिकरण इसमें होता है मैं, पे, पर, ये क्या है? अधिकरण चिन्ह है, अधिकरण कारक चिन्ह। एग्जाम्पल्स हैं आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, इसमें जो पर शब्द आया है ये क्या है? अधिकरण कारक है, तो ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष। अगला है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये पर क्या है? अधिकरण कारक है, तो ये भी हो गया अधिकरण तत्पुरुष। अगला देखते हैं। देखिए अब है कर्मधारय समास। अगला समास है, जो 3 समास हमारे हो चुके हैं, ये चौथा समास है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण, पहला पद विशेषण होना चाहिए और उत्तर पद विशेष, मतलब जो दूसरा पद है वो विशेष से होना चाहिए, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें जो सेकंड पद है वो प्रधान होता है। एग्जाम्पल्स हैं काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ये काली क्या है? काली एक विशेषण है,
जो कि मिर्च की विशेषता बता रहा है। मिर्च कैसी है? मिर्च काली है, काली है जो मिर्च, और जो मिर्च है ये दूसरा पद प्रधान है, तो यहाँ हो गया कर्मधारय समास। अगला है नील कमल। नीला है जो कमल, कमल क्या है? कमल एक प्रधान पद है, जबकि नील एक विशेषता बताने वाला विशेषण है। कमल की ये विशेषता बता रहा है, कमल कैसा है? कमल नीला है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। अगला क्या है? पीतांबर। पीत यानी कि पीला है जो अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र, तो इसने जो पीतांबर अंबर है, अंबर की विशेषता बताई है कि अंबर कैसा है? पीला है, पीला है जो अंबर, पीतांबर, ये हो गया कर्मधारय। अगला है चंद्रमुखी। चंद्र के समान, ये क्या हुआ? ये विशेषता हो गई मुख वाली, मुख वाली क्या हो गया? ये हो गया प्रधान पद। चंद्र के समान ये हो गई विशेषता, तो ये समास हो गया कर्मधारय समास। अगला है सद्गुण। सद हैं जो गुण, गुण की यहाँ पर विशेषता बताई है, मतलब गुण सद हैं, अच्छे गुण हैं, ये हो गया कर्मधारय समास। अगला देखते हैं, अब है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, यानी कि जो पहला पद है वो अव्यय होना चाहिए, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जो अव्यय है ये क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। उदाहरण देखते हैं, यथा स्थान। स्थान ये क्या है? ये प्रधान पद है, जबकि ये यथा है ये एक अव्यय है, और ये कार्य कैसा कर रहा है? ये एक विशेषण की तरह, एक क्रिया विशेषण की तरह कार्य कर रहा है। दूसरा उदाहरण है आजीवन। तो जीवन यहाँ पर हो गया प्रधान पद, जबकि जो आ है ये आ एक अव्यय है, तो ये हो गया जीवन भर। जीवन भर मतलब अव्ययी भाव समास। आगे देखते हैं, प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या है? प्रति एक अव्यय है और दिन प्रधान पद है, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। यथा समय, यथा भी एक अव्यय है और समय प्रधान पद हो गया, समय के अनुसार अव्ययी भाव समास। अगला समास देखते हैं, बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। मतलब इसमें कोई ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद, इसमें कोई तीसरा पद होता है, कोई तीसरा पद है उसका अर्थ निकलता है, यानी कि वही प्रधान होता है, तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, महात्मा। महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला, तो इसमें कौन सा अर्थ निकला? ऊंची आत्मा वाला, तीसरा पद प्रधान निकला, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हैं, नीलकंठ। नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी। अब यहाँ पर ना नील का कोई अर्थ है ना कंठ का यहाँ से कोई शब्द निकलेगा, सब मिला के, ये दोनों को मिला के एक तीसरा अर्थ निकला है शिव जी। नीला है जो कंठ अर्थात शिव जी, तो यहाँ हो गया बहुब्रीहि समास। लंबोदर। अब लंबो और उदर, इससे कोई भी शब्द नहीं निकलेगा, इससे दोनों को मिला के जो तीसरा पद प्रधान होगा गणेश जी, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। अगला है गिरिधर। गिरिधर का मतलब गिरि को धारण करने वाले। गिरि को धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण। तीसरा पद यहाँ भी अर्थ निकल रहा है तीसरे पद का, तो यहाँ हो गया बहुब्रीहि समास। अगला है मक्खी चूस। इसका अर्थ क्या है? बहुत कंजूस व्यक्ति। यहाँ कोई तीसरा शब्द है उसका अर्थ निकला है बहुत कंजूस व्यक्ति, तो यहाँ भी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समास के सभी भेदों, जो 6 भेद होते हैं, उनको सभी को जाना और पढ़ा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।